नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.3 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.3 का बेसिक पार्ट। क्या दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। और हम लोग यहाँ पे 3.3, 3.4, 3.5 इसका जो बेसिक पार्ट है बहुत ही बारीकी से बहुत ही ध्यान से हमको करना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा याद करें। मतलब हम लोगों ने 9th में क्या पढ़ा हुआ है, देखोगे हम लोगों ने देखा था वृत्त चाप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृत्त की छेदन रेखा द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित होता है। इनमें से कोई भी एक भाग और वृत्त की छेदन रेखा के वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली आकृति को वृत्तचाप कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा दिया गया है, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सी केंद्र वाला यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है और यहाँ पे ये जो के रेखा है ये क्या है, छेदन रेखा है। और इससे जो निर्माण होता है वही हमारा क्या होता है, चाप होता है। जैसे यहाँ से लेकर के देखोगे ये जो इस तरीके का बना है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे चाप। और एक चाप और कहाँ पे बना है, देखोगे ये यहाँ से यहाँ पे बना है। मतलब यहाँ पे AXB ये चाप बना है और यहाँ पे AYB ये एक चाप बना है। तो कहने का क्या मतलब है, देखोगे क्या बोल रहा है, वृत्त की छेदन रेखा द्वारा वृत्त दो भागों में विभाजित होता है। देखोगे ये वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रहा है और रेखा के वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति को ही वृत्तचाप कहते हैं। मतलब यहाँ पे AYB और यहाँ से ये AXB ये क्या हो जाएगा, वृत्तचाप हो जाएगी। वृत्त और छेदन रेखा के छेदन बिंदुओं को चाप के अंत बिंदु एवं चाप के सिरे कहते हैं। ये जो बिंदु B है और यहाँ पे बिंदु A है, ये क्या है, इसको चाप का अंत्य बिंदु मतलब लास्ट बिंदु या तो चाप का सिरा कहते हैं। देखोगे यहाँ से चालू है ना AYB, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, AYB का अंत्य बिंदु हो जाएगा, मतलब इसके आगे नहीं जाएगा। या तो अगर यहाँ पे हम लोग लघु चाप देखते हैं AXB, ये भी अंत बिंदु हो जाएगा या तो चाप का सिरा हो जाएगा। यहाँ से चाप हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब वही यहाँ पे भी दिया गया है, आकृति 3.29 में वृत्त की छेदन रेखा के द्वारा सी केंद्र वाले वृत्त के AYB और AXB दो चाप बनते हैं। हमने देखा, देखोगे यहाँ पे AYB और यहाँ पे AXB ये दो चाप बनते हैं। वृत्त की छेदन रेखा के जिस ओर वृत्त का केंद्र होता है उस ओर के चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। तो आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, देखोगे ये छेदन रेखा है, छेदन रेखा के केंद्र की ओर से जो ये वाली चाप बनेगी AYB, ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी दीर्घ चाप। कौन सी, ये बनेगी दीर्घ चाप। और दूसरी ओर के चाप को हम लोग क्या कहेंगे, लघु चाप। जो छोटा वाला चाप बनेगा AXB, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये लघु चाप हो जाएगा। तो दीर्घ का मतलब क्या हो गया, बड़ा, और लघु का मतलब हो गया छोटा। आकृति 3.29 में चाप AYB दीर्घ चाप और चाप AXB लघु चाप है। किसी वृत्त का चाप का नाम 3 अक्षरों का उपयोग करके लिखने की संकल्पना स्पष्ट होती है। मतलब यहाँ पे देखोगे जो भी चाप बनेगा AYB AXB, इसको 3 अक्षर से लिखा जाता है। परंतु यदि कोई संदेह न हो तो लघु चाप का नाम उनके अंत बिंदु दर्शाने वाले 2 अक्षरों द्वारा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगा लघु चाप AB, मतलब सिर्फ 2 अक्षर से भी इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग अक्सर क्या करेंगे, 3 अक्षर से लिखेंगे। उदाहरण के लिए आकृति 3.29 में चाप AXB को चाप AB भी लिखते हैं। हम चाप के नाम लिखने की इस पद्धति का उपयोग करने वाले, मतलब हम लोग यहाँ पे किस तरीके से दीर्घ चाप लिखा जाएगा, किस तरीके से लघु चाप लिखा जाएगा, वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, केंद्रीय कोण क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे ये A है और यहाँ पे ये B है, तो हमारा दीर्घ चाप क्या हो जाएगा, AQB, ये दीर्घ चाप हो जाएगा। और लघु चाप क्या हो जाएगा, APB, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये जो कोण बन रहा है, ये जो देखोगे दोनों त्रिज्याओं का ये जो कोण बन रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, केंद्रीय कोण होगा।
देखोगे क्या लिखा है, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। देखोगे ये वाला जो है ये क्या है, केंद्र है ना, सेंटर पॉइंट है ना, तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे, केंद्रीय कोण कहते हैं। आकृति 3.30 में ओ केंद्र वाले वृत्त का कोण AOB केंद्रीय कोण है। देखोगे यहाँ पे कोण AOB ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण हो जाएगा। वृत्त की छेदन रेखा की तरह ही केंद्रीय कोण द्वारा भी वृत्त के दो चाप बनते हैं। छेदन रेखा में दो चाप बना था, वैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो केंद्रीय कोण होता है तो केंद्रीय कोण में भी हमको दो चाप मिलेगा। ये वाला जो रहेगा AQB ये दीर्घ वृत्त चाप हो जाएगा और APB ये लघु वृत्त चाप हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चाप का माप। क्या बोल रहा है, कई बार दो चापों में तुलना करने की आवश्यकता होती है, इसके लिए चाप के माप की व्याख्या आगे दी गई है। पहला क्या दिया गया है, लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो देखोगे अब भी जस्ट हमने देखा कि O केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे AB इस तरीके से दिया गया है और ये है हमारा P और यहाँ पे ये बनाया गया था Q, इस तरीके से दिया गया है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, आकृति 3.30 में केंद्रीय कोण AOB का माप थीटा है, इसलिए लघु चाप APB का भी माप थीटा होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोण AOB का माप थीटा है। थीटा का मतलब कोई भी कोण हो सकता है, जैसे मान लो ये हो गया हमारा 70 अंश, ठीक है। अगर हम लोग कोण AOB मतलब केंद्रीय कोण AOB लेते हैं तो APB कितना हो जाएगा, APB भी हमारा 70 अंश का होगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दीर्घ चाप का माप क्या होता है, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 अंश माइनस संगत लघु चाप का माप। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे दीर्घ चाप कौन सा है, AQB है ना, तो AQB का माप क्या हो जाएगा, 360 में से संगत लघु चाप APB इसका माप माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 290 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, संगत दीर्घ चाप का माप कितना हो जाएगा, ये आएगा वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है आकृति 3.30 में दीर्घ चाप AQB का माप क्या हो जाएगा, 360 माइनस चाप APB मतलब यहाँ पे लघु चाप का माप माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे हमने थीटा की जगह पे क्या लिया है, 70 लिया है समझने के लिए, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अर्धवृत्तीय चाप अर्थात अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है। ये तो आप लोगों को पता है कि कोई भी वृत्त है उसको अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 180 अंश का कोण बनाता है। जब ये 180 अंश का यहाँ पे कोण बनाता है तो वही इसके क्या हो जाएगा, चाप का माप भी 180 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है चौथे में, पूर्ण वृत्त चाप का माप अर्थात पूर्ण वृत्त का माप 360 अंश होता है। अगर हमको पूरे वृत्त के चाप का माप चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे कुल मिलाकर के 360 अंश का कोण बनेगा। तो ये पूर्ण वृत्त के चाप का माप कितना हो जाएगा, 360 अंश। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आओ जाने चाप की सर्वांग समता। चाप की सर्वांग समता का मतलब क्या हो गया, चाप बराबर बराबर कैसे है, ठीक है। जब दो एक प्रतली आकृतियां एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है तो कहा जाता है कि वे आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक आकृति है और इसी के ऊपर दूसरी आकृति बनाई गई और ये पूरी तरीके से ढक लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी, मतलब बराबर बराबर हो जाएगी। तो सर्वांग समता की इस संकल्पना के आधार पर समान माप वाले कोण सर्वांग सम होते हैं, यह हमें ज्ञात है। जैसे यहाँ पे अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोण भी सर्वांग सम होते हैं। और क्या बोल रहा है, इसी प्रकार दो चापों के माप समान हो तो वे दोनों चाप सर्वांग सम होंगे क्या, नहीं, इसके लिए एक कंडीशन और लगेगी। इस प्रश्न का उत्तर दी गई कृति करके प्राप्त कीजिए। तो कहने का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे दो चाप के माप समान है, चाप का माप सिर्फ समान होना चाहिए, हाँ, और वो दोनों चाप सर्वांग सम होंगे क्या, नहीं होंगे। उसके लिए क्या चाहिए, एक कंडीशन और चाहिए, उसकी त्रिज्या भी समान होनी चाहिए, तब जाकर के वे दोनों चाप सर्वांग सम होंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कृति में क्या बोल रहा है,
आकृति 3.31 में दर्शाए अनुसार सी केंद्र वाले दो वृत्त खींचिए। देखोगे सी केंद्र वाला ये पहला वृत्त हो गया जो अंदर की तरफ है, और ये जो बाहर की तरफ है ये दूसरा वृत्त हो गया। कोण DCE और कोण FCG समान माप वाले कोण बनाइए। देखोगे DCE ये बनाया 70 अंश का, और FCG ये कोण भी बनाया 70 अंश का, दोनों समान समान हो गया। इन कोणों के माप से अलग माप वाला कोण ICJ खींचिए। ICJ ये देखोगे ये बना दिया 40 अंश का। कोण DCE की भुजा द्वारा आंतरिक वृत्त को प्रतिच्छेदित करने पर प्राप्त चाप AB नाम दीजिए। देखोगे ये जो DCE है ये जो बन रहा है ये क्या है, ये तो चाप है, तो यहाँ पे AB क्या आ गया, ये भी हमारा आ गया चाप। चाप के माप की व्याख्या के आधार पर चाप AB और चाप DE के माप समान है यह ध्यान में आता है। देखोगे चाप हमारा कौन सा बना, AB, और दूसरा चाप बन गया DE, ये दोनों का माप समान होगा। मतलब देखोगे ये केंद्रीय कोण हो गया ना, जब केंद्रीय कोण 70 अंश का है तो चाप AB का माप भी 70 अंश हो जाएगा और चाप DE का भी माप 70 अंश हो जाएगा ना। ध्यान से देखोगे जब केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण जो होता है वो चाप के माप के बराबर होता है, तो ये भी 70 अंश का होगा, ये भी 70 अंश का होगा। यह ध्यान में आता है। क्या वे दोनों चाप आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे? देखोगे सर्वांगसम होने के लिए क्या चाहिए, चाप AB और चाप DE दोनों बराबर होना चाहिए। क्या ये एक दूसरे को ढकेंगे? क्या जब तक नहीं ढकेंगे तब तक वो सर्वांगसम कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों ढक नहीं सकते हैं, निश्चित ही ढक नहीं पाएंगे। भाई ये देखोगे देखने से पता चलता है ये छोटा है और ये बड़ा है, तो एक कैसे ढकेंगे। अब सी केंद्र वाला DE, देखोगे यहाँ पे DE और सी केंद्र वाला FG यहाँ पे है, ठीक है, और सी केंद्र वाला IJ वृत्तखंड काट कर अलग कीजिए। मतलब यहाँ पे IJ ये तीन के तीनों पार्ट को काट करके अलग करना है, उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख कर देखिए DE, FG और IJ में कौन सा चाप एक दूसरे को ढक लेता है। तो पता है, देखोगे ये जो DE है ये 70 अंश का है, यहाँ पे FG जो है ये भी 70 अंश का है, और IJ कितना हो जाएगा, 40 अंश का हो जाएगा। तो कौन सा ढकेगा, DE और यहाँ पे FG ये एक दूसरे को ढक लेंगे। जब यहाँ पे ये एक दूसरे को ढक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा यहाँ पे FG ये वाला चाप है और DE ये वाला चाप है, तो उसमें क्या होना चाहिए, चाप भी बराबर होना चाहिए और उसकी त्रिज्या भी बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के वो एक दूसरे को ढक लेंगे या एक दूसरे के बराबर होंगे। देखोगे यहाँ पे जो IJ वाला है उसकी त्रिज्या सेम है, लेकिन यहाँ पे चाप का माप समान नहीं है, तब वो सर्वांगसम नहीं होगा। और सिर्फ अगर हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे 70 अंश है, 70 अंश है, चाप समान है लेकिन त्रिज्या समान नहीं है, तो ये भी एक दूसरे के सर्वांगसम नहीं होंगे। देखोगे वही यहाँ पे भी लिखा है, इस कृति के आधार पर ध्यान में आया कि दो चाप सर्वांगसम होने के लिए उनके माप समान है, यह पर्याप्त नहीं है। सिर्फ माप समान रहेगा, सिर्फ 70 अंश का दिया गया है, वो पर्याप्त नहीं है। दो चाप सर्वांगसम होने के लिए अन्य कौन सी शर्तें पूरी होनी आवश्यक है, तो यहाँ पे दिया गया। देखोगे उपर्युक्त कृति से ज्ञात होता है कि दो चापों की त्रिज्या एवं माप समान होते हैं तो वे दोनों चाप परस्पर सर्वांगसम होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, दो चाप सर्वांगसम कब होंगे, जब उसकी त्रिज्या और उसके माप दोनों समान होंगे। चाप DE तथा चाप GF सर्वांगसम है, इन्हें चिन्ह द्वारा चाप DE सर्वांगसम, चाप GF ऐसे दर्शाते हैं। तो देखोगे यहाँ पे DE और यहाँ पे GF ये दोनों 70 अंश का भी है और ये दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, इसलिए ये सर्वांगसम होंगी। अब क्या सीखने वाले हैं, चाप के मापों के योग का गुणधर्म। योग का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। अगर हम लोग चाप के माप को अगर जोड़ते हैं तो कितने अंश का होगा, ये 360 अंश का होगा, ये तो आप लोगों को पता है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो चाप दिया गया, चाप को हम लोग किस तरीके से और कैसे जोड़ेंगे,
एक चाप जोड़ना है, दो चाप जोड़ना है, तीन चाप जोड़ना है, किस तरीके से जोड़ना है वही यहाँ पे दिया गया। आकृति 3.32 में ए बी सी डी ई एक ही वृत्त के बिंदु है। देखोगे ए बी सी डी ई एक ही वृत्त के बिंदु है। इन बिंदुओं से अनेक चाप बनते हैं। इनमें से चाप ए बी सी और चाप सी डी ई के बीच एक और सिर्फ एक ही बिंदु सी सामान्य है। देखोगे यहाँ पे ए बी सी ये वाला और सी डी ई ये वाला, ये क्या है जो सी बन रहा है वो क्या है, ये सामान्य बिंदु है। अर्थात चाप ए बी सी और चाप सी डी ई के मापों का योगफल क्या हो जाएगा, ए सी ई हो जाएगा। देखोगे ए बी सी ये था और सी डी ई ये दोनों चाप को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी ई लिख सकते हैं ना, के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, माप चाप ए बी सी धन माप चाप सी डी ई बराबर माप चाप ए सी ई। हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। परंतु चाप ए बी सी और यहाँ पे बी सी ई के बीच एक से अधिक चाप बी सी के सभी सामान्य बिंदु हैं। तो इसको पहले समझते हैं। देखोगे पहला क्या दिया गया, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी, ये पहला चाप हो गया। दूसरे चाप के लिए क्या दिया गया है, बी सी ई, ये इस तरीके से दिया गया, ई यहाँ तक दिया गया। तो अगर इसको जोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे, देखोगे अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं ए बी सी और बी सी ई को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे बी सी जो है दो बार यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, चाप बी सी के सभी सामान्य बिंदु है, अर्थात चाप ए बी सी और चाप बी सी ई के माप का योगफल ए बी ई के माप के बराबर नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोगों को चाप को जोड़ना है तो जहां पे ये बिंदु कट होती है, जहां पे ये पहले चाप का आखिरी बिंदु होता है वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए, तब जा करके हम लोग इसको जोड़ेंगे तब बराबर आएगा। अब यहाँ पे प्रमेय में क्या बोल रहा है, एक ही वृत्त के या सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम चापों की संगत जीवा सर्वांगसम होती है। तो कहने का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे एक ही वृत्त के अंदर जो दिया गया है सर्वांगसम चाप, चाप सर्वांगसम दिया गया, मतलब क्या बोल रहा है, ए पी सी ये वाला चाप और यहाँ पे डी क्यू ई ये वाला चाप, ये दोनों चाप सर्वांगसम हमको दिया गया है। और हमको क्या बोल रहा है, क्या सिद्ध करना है हमको कि उसकी जीवा सर्वांगसम होती है। तो जीवा कौन सी है, ए सी सर्वांगसम डी ई, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, दत्त में बी केंद्र वाले वृत्त में चाप ए पी सी सर्वांगसम चाप डी क्यू ई ये हमको दिया गया। देखोगे ए पी सी और यहाँ पे डी क्यू ई ये दोनों चाप हमको सर्वांगसम दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, साध्य में क्या करना है, जीवा ए सी सर्वांगसम डी, देखोगे ए सी और यहाँ पे डी ये हमको सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्पत्ति पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी लेना है, ए बी सी और यहाँ पे डी बी ई ये हमको यहाँ पे लेना है। तो भुजा ए बी सर्वांगसम भुजा डी बी, देखोगे ए बी और यहाँ पे डी बी ये क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं ये आ जाएगा। उसके बाद में भुजा सर्वांगसम भुजा दिया गया है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी सी सर्वांगसम बी ई भुजा बी सी सर्वांगसम भुजा बी ई। तो इसको भी वही लिख देते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये भी तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और कोण ए बी सी सर्वांगसम कोण डी बी, देखोगे ए बी सी और यहाँ पे डी बी, जब देखोगे ये जो चाप रहेगा, जब ये दोनों चाप सर्वांगसम है तो उसके अंदर के जो केंद्रीय कोण है वो भी तो सर्वांगसम होंगे। तो मतलब यहाँ पे ये कोण सर्वांगसम चापों की परिभाषा से आ गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी बी के। अब यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी, देखोगे भुजा कोण भुजा, मतलब भू को भू कसौटी लगेगी, यहाँ पे लिखेंगे भू को भू कसौटी से,
इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जब भू को भू कसौटी से सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाले त्रिभुज की AC और ये वाले त्रिभुज की D। तो AC और D क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। हमको ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC और यहाँ पे DBE, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देना। जब सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा के हिसाब से ये जो जीवा है वो हमारी क्या हो जाएगी, बराबर बराबर आ जाएगी, सर्वांगसम आ जाएगी। अब यहाँ पे ये वाले प्रमेय में क्या बोलता है, एक ही वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। देखोगे अब भी जो हम लोगों ने प्रमेय देखा उसका उल्टा दिया गया है। उसमें क्या दिया गया था कि उसके चाप सर्वांगसम थे और उसकी जीवा सर्वांगसम सिद्ध करना था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीवा सर्वांगसम है, उसके संगत चाप सर्वांगसम बताना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। दत्त में क्या दिया गया, ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख PQ और R सर्वांगसम जीवा है। देखोगे ओ केंद्र वाले में PQ और यहाँ पे R ये सर्वांगसम जीवा दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, चाप PMQ सर्वांगसम चाप R ये PMQ ये वाला जो चाप है और यहाँ पे R ये वाले चाप के सर्वांगसम होना चाहिए। तो आगे दिए गए विचार को ध्यान में रख करके उत्पत्ति लिखिए। यहाँ पे हमको उत्पत्ति लिखना है। तो उत्पत्ति आप लोग अपने से लिखिएगा, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि ये कैसे आएगा। तो ध्यान से देखते हैं, हम लोग त्रिभुज ले लेंगे POQ, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे और यहाँ पे RQS एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। दो त्रिभुज को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो चाप है, चाप PMQ और यहाँ पे R ये दोनों चाप सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखोगे, OP जो है वो OR के बराबर आ जाएगा, सर्वांगसम आ जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में OQ जो है यहाँ पे OS के बराबर आ जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद में PQ जो है वो RS के बराबर आ जाएगा। ये भाई दत्त में हमको दिया गया है। देखोगे PQ यहाँ पे RS ये सर्वांगसम हमको दिया गया है। तो देखोगे भू 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 कसौटी से ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। जब भू 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 कसौटी से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा तो हम लोग ये वाला कोण जो है POQ और यहाँ पे ROS ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण हो जाएगा। जब ये केंद्रीय कोण सर्वांगसम हो जाएगा तो हमारा चाप भी PMQ और RNS ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद में मैं इसको भी करके आपको दे दूंगा। दो चाप सर्वांगसम होने के लिए उनकी त्रिज्याएं तथा माप समान होने चाहिए, ये तो हमको पता है। चाप PMQ और चाप RNS एक ही वृत्त के चाप होने के कारण उनकी त्रिज्याएं समान है। ध्यान से देखोगे, चाप PMQ में त्रिज्या OP, त्रिज्या OQ, ये त्रिज्या आ गई ना, ये समान है। उसके बाद में चाप RNS में OR और OS ये भी त्रिज्या, ये भी समान है। उन चापों के माप अर्थात उनके संगत केंद्रीय कोण के माप होते हैं। यह केंद्रीय कोण प्राप्त करने के लिए त्रिज्या OP, OQ, OR और OS खींचना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हमने खींच लिया। इसे खींचने पर प्राप्त त्रिभुज OPQ और ORS सर्वांगसम है कि नहीं है, ये सर्वांगसम है क्योंकि त्रिज्या भी समान है और यहाँ पे चाप भी समान है। उपर्युक्त दोनों प्रमेय आप सर्वांगसम वृत्तों के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग ये वाला प्रमेय भी लगाएंगे तो भी सर्वांगसम वृत्त के लिए सिद्ध कर सकते हैं, और इसके दूसरे वाला जो है चाप सर्वांगसम होगा तो जीवा भी सर्वांगसम होती है, ये भी लगाएंगे तो भी आप लोग सर्वांगसम वृत्तों के लिए इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सोचें, क्या सोचना है। उपर्युक्त दो में से पहले प्रमेय में लघु चाप APC और चाप DQE लघु चाप को सर्वांगसम माना है। क्या इनसे संगत दीर्घ चापों की सर्वांगसमता मान करके भी सिद्ध किया जा सकता है? हाँ, सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा, क्या दूसरे प्रमेय में सर्वांगसम जीवाओं के संगत दीर्घ चाप भी सर्वांगसम होंगे?
जीवा पी क्यू और जीवा आर एस यदि व्यास हो तो क्या यह प्रमेय सही होता है? हाँ, सही होता है। अब यहाँ पे हल किए गए उदाहरण में क्या बोल रहा है? उदाहरण नंबर 1। अब यहाँ पे एक एक देखते हैं। हाँ, तो ओ केंद्र वाले वृत्त के ए बी सी 3 बिंदु है। देखोगे ओ केंद्र वाले में ए बी सी 3 बिंदु है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया? इन 3 बिंदुओं से बनने वाले सभी चापों के माप लिखो। तो कौन कौन सा चाप बनेगा? तो सबसे पहले देखोगे ये वाला चाप बनेगा ए बी, उसके बाद में चाप बी सी, उसके बाद में चाप ए सी बोलो या तो चाप सी ए बोलो। ये 3 बन गया। देखोगे यहाँ पे लिखा है चाप ए बी, चाप बी सी, चाप ए सी। उसके बाद में कौन सा बनेगा? देखोगे चाप ए बी सी, एक ये चाप बन गया। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए सी बी, ये एक बन गया। देखोगे चाप ए बी सी हो गया, चाप ए सी बी हो गया। उसके बाद में बी ए सी, एक यहाँ पे ये चाप बनेगा। मतलब कुल मिलाकर के इसमें 6 चाप बनेंगे। अब दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? चाप बी सी और चाप ए बी के माप क्रमशः 110 अंश है और 125 अंश है। तो शेष सभी चापों के माप ज्ञात कीजिए। तो देखोगे बी सी मतलब ये बी सी हमको कितना दिया गया है? 110 अंश। उसके बाद में ए बी कितना दिया गया है? ये दिया गया 125 अंश। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ए सी का माप निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है? चाप ए बी सी का माप बराबर, देखोगे ए बी सी, इसका माप क्या हो जाएगा? ए बी और यहाँ पे बी सी, चाप ए बी का माप धन चाप बी सी का माप 125 धन 110 हो जाएगा, तो 235 अंश हो जाएगा। अब ए सी का माप निकालने के लिए क्या चाहिए? 360 में से ये ए बी सी का माप निकाल दो। यहाँ पे लिखेंगे चाप ए सी का माप बराबर 360 माइनस, यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ए सी बी नहीं आएगा, ये क्या आएगा? ए बी सी का माप आएगा। तो 360 माइनस 235 करेंगे तो 125 आ जाएगा, ये ए सी का माप। ठीक है, अब किसका निकालना है? ए सी बी का निकाल लो। अब यहाँ पे देखोगे ए सी बी का माप निकालना है, तो क्या करेंगे? 360 में से ये वाले 125 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 235। और बी ए सी का माप निकालने के लिए क्या करोगे? बी ए सी, इसको क्या करेंगे? ये जो बी सी है इसको घटा देंगे, 360 में से बी सी 110 को घटा देंगे तो 250 आ जाएगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, कि जो बी ए सी का माप निकालने के लिए ये 125 और यहाँ पे 125, ये दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 250। उसी तरीके से ए सी बी का भी निकालने के लिए 125 और यहाँ पे 110, ये दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 235 अंश। दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है? आकृति 3.36 में टी केंद्र वाले वृत्त में आयत पी क्यू आर एस अंतरलिखित है। यहाँ पे देखोगे टी केंद्र वाले में पी क्यू आर एस ये अंतरलिखित है, तो हमको क्या सिद्ध करना है? चाप पी क्यू सर्वांगसम चाप यस आर। पी क्यू कहाँ पे है? ये वाला चाप, ये वाला जो पी क्यू चाप है वो यस आर ये वाले चाप के बराबर है, ऐसा हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखोगे हल में दिया गया है पी क्यू आर एस, यह एक आयत है। तो यहाँ पे जो जीवा बनेगी पी क्यू और यहाँ पे यस आर, ये क्या हो जाएगा? आयत की सम्मुख भुजा हो जाएगी। जब ये जीवा सम्मुख भुजा हो जाएगी, देखोगे ये जीवा है तो वो क्या होता है? चाप के बराबर होता है, सर्वांगसम चाप के सर्वांगसम होता, संगत चाप के सर्वांगसम होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सर्वांगसम जीवा के संगत चाप, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चाप पी क्यू सर्वांगसम चाप यस आर। ठीक है, अब दूसरा क्या सिद्ध करना है? चाप यस पी क्यू सर्वांगसम चाप पी क्यू आर। यस पी क्यू, एक ये चाप किसके सर्वांगसम है? पी क्यू आर के। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जीवा पी एस सर्वांगसम जीवा क्यू आर है। देखोगे पी एस जो है वो क्यू आर के सर्वांगसम है, आयत की सम्मुख भुजा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चाप एस पी और चाप क्यू आर, एस पी मतलब यही वाला जो चाप है ये वाले चाप के बराबर हो जाएगा। और एस पी और क्यू आर का माप अगर समान है, यह हमारे पास आ गया। अब चाप एस पी और चाप पी क्यू के मापों का योगफल बराबर चाप पी क्यू
और चाप क्यू आर के मापों का योगफल ही आता है ना चाप। तो देखोगे ये पी एस है और यहाँ पे पी क्यू ये वाला, और यहाँ पे क्यू आर और यहाँ पे पी क्यू, ये दोनों क्या हो गए, ये बराबर आ गए। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, चाप एस पी धन चाप पी क्यू बराबर चाप पी क्यू धन चाप क्यू आर। देखोगे ये वाला इसके बराबर आ गया और यहाँ पे ये दोनों में ऐड हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चाप एस पी क्यू और चाप पी क्यू आर ये दोनों का माप समान है, इसलिए चाप एस पी क्यू सर्वांग है चाप पी क्यू आर के। अब क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखें। पहला क्या ध्यान में रखना है, जिस कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के केंद्र पर होता है उस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। दूसरा, चाप के माप की परिभाषा क्या क्या है, लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। दूसरा, दीर्घ चाप का माप 360 अंश माइनस संगत लघु चाप का माप। तीसरा, अर्धवृत्त के चाप का माप 180 अंश होता है। तीसरा क्या याद रखना है, किन्हीं दो वृत्तों के चापों की त्रिज्या और माप समान हो तो वे सर्वांग सम होती है। सिर्फ एक त्रिज्या समान रहेगा या सिर्फ चाप का माप समान रहेगा तो सर्वांग सम नहीं होता है। चौथा, एक ही वृत्त के चाप ए बी सी और चाप सी डी ई के बीच जब एक सामान्य बिंदु सी होता है तब माप चाप ए बी सी धन माप चाप सी डी ई को हम लोग जोड़ करके माप चाप ए सी ई लिख सकते हैं। पांचवा, एक ही वृत्त के सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम चापों के संगत जीवाएं सर्वांगसम होती है। और छठवा, एक ही वृत्त के सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.3 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.3 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।